मुखबिर में जुर्म की और एक दास्तां के साथ मैं शारिफ इब्राहिम आपका इस्तकबाल करता हूं। आज के मुखबिर में बताएंगे हम कहां प्यार ने की, प्यार की ही नहीं भरोसे और विश्वास की भी हत्या, कहां नशा और हवस बनी सगे भाई बहन की मौत की वजह, और कहां एक पति ही अपनी ही पत्नी को परोसना चाहता था दूसरों के सामने। तो आइए शुरू करते हैं मुखबिर में जुर्म की दास्तां। अब जो जुर्म की दास्तान आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इसमें एक हत्या हुई, हत्या एक शख्स की हुई और उसकी हत्या का आरोप है उसकी प्रेमिका पर, मगर वो इश्क तो किसी और से करती थी। फिर ये कैसा इश्क, फिर क्यों हुई हत्या? इन सवालों का जवाब जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। रांची के पिठोरिया थाना अंतर्गत करम घाट के जंगल से रांची पुलिस ने एक शव बरामद किया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि शव मुकेश कुमार का है, जिसकी हत्या बड़ी ही बेरहमी से कई बार चाकू से वार कर की गई थी। अब पुलिस के लिए कई सवाल गुत्थी बनते जा रहे थे। सवाल थे कि आखिर क्यों हुई मुकेश की हत्या? किसने उतारा मुकेश को मौत के घाट? कौन करता था उससे इतनी नफरत कि इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की गई? तो यह बता दें कि मुकेश की हत्या नफरत की वजह से नहीं बल्कि मुकेश की मौत की वजह बनी इश्क। वो इश्क जो उसके जीने की वजह थी, या यूं कहे जिसकी वजह से वो जिंदा था। इस कहानी की शुरुआत लगभग 1 साल पहले हुई। मुकेश जो कुछ बड़ा करना चाहता था, जो कड़ी मेहनत कर पैसे कमाना चाहता था और उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत भी कर रहा था कि तभी उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। वो मोड़ लेकर आई प्रतिमा भूत कुंवर। प्रतिमा की अदाएं, उसकी मासूमियत, उसकी मुस्कान, ये सब काफी थी मुकेश को प्रतिमा के इश्क में पागल करने के लिए। दिन हफ्ते बने, हफ्ता महीना, दोनों एक दूसरे के इश्क में इस कदर चूर हुए कि कैसे वक्त गुजर रहा था पता ही नहीं चला। आने वाले खतरे से अनजान मुकेश प्रतिमा के साथ आने वाली जिंदगी के हसीन सपने सजाने में मशगूल था। वो काली रात आई जिसका इंतजार प्रतिमा बेसब्री से कर रही थी, मगर सवाल यहां यह खड़ा होता है कि आखिर उस रात में ऐसा क्या था? क्यों प्रतिमा को इस रात का इंतजार था? क्या इस रात में मुकेश और प्रतिमा ही शामिल थे या था कोई और दूसरा भी? जैसे सिनेमा वगैरह आप देखते होंगे कि बिल्कुल हनी ट्रैप होता है कि हमको इसको हटाना है संपत्ति के लिए। बहुत ही प्रोफेशनल नहीं है लोग, पहले का बैकग्राउंड नहीं है, तो भी इस घटना को बिल्कुल प्रोफेशनल अंजाम दिया।
असल कहानी तो यहां से शुरू होती है। दरअसल प्रतिमा मुकेश से नहीं संजय से प्यार करती थी। हो गए ना दंग। पुलिस भी कुछ ऐसे ही हुई थी दंग। इस कहानी की शुरुआत 10 सालों पहले हुई थी। संजय और मुकेश सौतेले भाई हैं और पुश्तैनी जायदाद को लेकर 10 सालों से दोनों के बीच अदावत थी। आपने सांप का बदला सुना है ना? कहा जाता है सांप अपने बदले के लिए सालों इंतजार करता है। ठीक उसी तरह संजय सालों से मुकेश की हत्या की साजिश रच रहा था, मगर उसे कामयाबी नहीं मिल रही थी। अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए संजय ने अपनी प्रेमिका प्रतिमा का इस्तेमाल किया। इस्तेमाल भी ऐसा कि अच्छी अच्छी फिल्म की कहानी भी छोटी लगने लगे। प्रतिमा ने मुकेश को फंसाया अपने प्यार के जाल में और लिख दी उसके मौत की कहानी। प्रतिमा ने मुकेश का भरोसा जीत लिया था। अब मुकेश प्रतिमा के लिए कुछ भी करने को तैयार था, सो उसने मुकेश को मिलने बुलाया। मुकेश भी अपने प्यार से मिलने निकल पड़ा अपने मौत के रास्ते पर, जहां पहले से संजय, सूरज और पुरुषोत्तम घात लगाए बैठे थे। पुश्तैनी जायदाद को लेकर हुई मुकेश की हत्या। सौतेले भाई संजय ने लिखी मौत की कहानी। संजय ने अपनी प्रेमिका का किया इस्तेमाल। मुकेश को प्रतिमा ने फंसाया अपने प्यार के जाल में। 4 लोगों ने मिलकर की मुकेश की हत्या। हनी ट्रैप का शिकार हुआ मुकेश। पुलिस के लिए चुनौती थी हत्याकांड को सुलझाना। महज कुछ दिनों में किया गया मामले का खुलासा। कथित प्रेमिका सहित 4 हुए गिरफ्तार। मुकेश नाम था इसका। जब बाद में माजरा खुला केस का तो कुछ इस तरह से हुआ कि इसमें पैतृक संपत्ति जो विवाद था उसमें एक सौतेला भाई ने दूसरे सौतेला भाई को रास्ते से हटाने के लिए एक सो कॉल अपनी गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल किया। हनी ट्रैप करा के उसको ट्रैप कराया, बाद में अपने दोस्तों के साथ मिलके उसकी हत्या कर दी। तो इस कांड में जो है 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, संजय, सूरज, पुरुषोत्तम और प्रतिभा भूतकुंवर। साथ ही इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त जितने भी सामान थे उसको बरामद की गई है। 3 मोटरसाइकिल, मोबाइल 5, 2 चाकू जिसका इस्तेमाल हुआ है, ब्लड सेट चाकू है ये, और कुछ सिम कार्ड, साथ ही जो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया गया था कपड़ा, उसका एविडेंस। कि 10 साल से इसके जो सौतेले भाई थे, इवन कि उसकी माँ प्लान कर रहे थे कि यंकिन करने से रास्ते से हटाया जाए। संभव ये अपनी जो इसकी गर्लफ्रेंड थी प्रतिभा, सो कॉल वाइफ, गर्लफ्रेंड व्हाट्सएवर, प्रतिभा भूतकुंवर को उन्होंने इस्तेमाल किया और इससे पहले फ्रेंडशिप कराया। फ्रेंडशिप करा के दोनों के जब बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गया, उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। बहरहाल पुलिस ने एक ब्लाइंड केस को सुलझाकर फिर अपराधियों को यह बता दिया है कि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है, जिसके सहारे कानून के हाथ अपराधियों के गिरबान तक पहुंच जाते हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। नशे के किसी भी सामान पर लिखा होता है नशा आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, मगर यह सिर्फ आपकी सेहत के लिए ही नहीं बल्कि आपके दिमाग के लिए भी हानिकारक है।
इसके सेवन के बाद इंसान और जानवर के बीच कोई भी फर्क नहीं रह जाता। ऐसा ही नशा किया गुमला के कुछ युवकों ने और उनका शिकार बनी एक लड़की और उसका सगा भाई। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में 25 अक्टूबर की देर रात एक वारदात हुई। वारदात इतनी जघन्य थी कि गुमला जिला ही नहीं बल्कि राजधानी रांची भी सिहर उठी। वारदात में गई थी 2 जान, सगे भाई बहन की जान। दोनों की हत्या हुई। हत्या किस क्रूरता के साथ हुई ये अंदाजा उनके शवों को देखकर लगाया जा सकता था। सगे भाई बहन की हुई हत्या। शशिकांत भगत और ममता खाका की हुई हत्या। खेत में पड़ा मिला शव। पानी में थी ममता की लाश। कीचड़ में था शशिकांत का शव। 2 जिलों की पुलिस के उड़े होश। पुलिस मुख्यालय के अधिकारी भी पड़े सोच में। आखिर क्यों की गई दोनों की हत्या? क्या दुश्मनी हो सकती थी इनकी किसी से? दरअसल 25 अक्टूबर को शशिकांत अपनी बहन ममता के साथ अपने चाचा के घर गुमला से लोहरदगा जाने के लिए अपनी बाइक से निकला। घंटों बीत जाने के बाद भी दोनों लोहरदगा नहीं पहुंचे। परिजनों ने दोनों के मोबाइल पर फोन करना शुरू किया तो उनकी धड़कनें और भी तेज होने लगी क्योंकि दोनों का मोबाइल आ रहा था स्विच ऑफ। देर रात परिजन लोहरदगा और घाघरा थाने के बीच चक्कर लगा रहे थे मगर कहीं से भी कोई ऐसी खबर नहीं मिली जिससे उन्हें राहत मिलती। रात का अंधेरा और काला और स्याह होता जा रहा था। परिजन किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए थे। सारा कर्मा था तो मेरा भतीजा संजीव रंजन भगत अपने से छोटी बहन संगीता खाका को कर्मा के लिए पर्व मनाने के लिए गांव छोड़ने के लिए आया था। छोड़ने के बाद घर में छोड़ने के बाद 7:10 में घर से निकला और लोहरदगा पहुंचा ही नहीं। लोहरदगा जाने के लिए निकला था, पहुंचा नहीं, जिसके कारण से जब 7:45 बजे फोन किया गया तो पता चल रहा है कि नहीं, वो लोग नहीं पहुंचा है। तो उसी समय से हम लोग प्रयास खोजबीन कहीं मर मेहमानी चला गया होगा या किसी तरह का दुर्घटना हो गया होगा कह के हम लोग ऐसा सोच के प्रयास कर रहे थे। अंधेरा छटा, भोर हुई और जो खबर आई वो दिल दहला देने वाली थी। खबर इतनी खौफनाक थी जिसने गुमला के इतिहास में पहली बार किसी घटना की जानकारी लेने खुद राज्य के पुलिस मुखिया को वहां पहुंचा दिया था। इसको हम एक साधारण अपराध की श्रेणी में नहीं मानते। बहुत बड़ी जघन्य अपराध है और काफ़ी बड़ी दुखद घटना है और इसको मैं पर्सनली देखना चाह रहा था कि ऐसी घटना क्यों घटी। और उसके पूर्व में भी 2-3 जगहों पर हत्याएं हुई गुमला जिला में। तो मैं जनरली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को रिव्यू करके पुलिस की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव चाहिए और कहाँ कमज़ोर पड़ रहा है और घटनाओं के पीछे का कारणों का अच्छी तरह से
समझ ले और घटना के लिए जो जवाबदेह जो घटना कारित किया था वो अपराधियों को पकड़कर सजा दिलवा दे। पुलिस के पास सिर्फ यही जानकारी थी कि हत्या हुई है, जिसकी जांच करनी है। जांच कहां से शुरू की जाए, ये एक बड़ा सवाल था। पुलिस के लिए दिन दिन न था, रात रात न थी। आठों पहर पुलिस काम कर रही थी। पुलिस को इंतजार था तो सिर्फ एक सुराग का। और वो सुराग मिला कुलदीप जायसवाल की गिरफ्तारी से, जिससे पुलिस ने जब अपने तरीके से पूछताछ की तो बिना समय गवाए वो टूट गया। इतना ही नहीं, उसने पुलिस को इस हत्याकांड में शामिल अपने सहयोगियों का नाम भी बता दिया। साथ ही इस कांड को अंजाम देने में इस्तेमाल में लाए गए हथियार की भी जानकारी दी। पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और कानून के हत्थे चढ़े 4 अपराधी। हालांकि शशिकांत और ममता के आरोपी अब भी फरार थे, क्योंकि दोनों की हत्या के आरोपी आनंद तिग्गा और विवेक मिश्रा अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर थे। पुलिस इनकी तलाश में गुमला से लेकर रांची तक खाक छान रही थी, मगर लगातार प्रयास करने से सफलता मिलती ही है। हुआ भी कुछ ऐसे ही, विवेक मिश्रा गिरफ्तार किया गया। जो हमारा आनंद तिग्गा और विवेक मिश्रा यहाँ से भाग गया है, उन लोगों को शरण देने वाला 3 आदमी का डिटेल्स हमको मिला था। इसका सत्यापन हम लोग किया तो हमको पता चला घटना करने के बाद ये लोग रांची भागा था और रांची में इन लोगों का शरण पर ये लोग 5-6 दिन रुका था। उसके बाद जब पुलिस का उनका फ़ोटो और फ़ोन नंबर के साथ जब हम लोग नोटिस जारी किया, उसके बाद डर के कारण ये लोग इन लोगों को अपना घर से भगाया था। इसमें हम लोग अभी अनीश भगत 23 साल का एक लड़का, ज्ञानदीप उराव 22 साल का और अभिषेक राम एक नाबालिग लड़का को हम लोग पकड़ा है। अब तीनों को अभी हम लोग जुडिशियल कस्टडी में भेज रहा है। अब इस मंच के माध्यम से मैं पूरा गुमला जिला वासियों को और बाकी लोगों को, इस हत्याकांड को किसी दुश्मनी की वजह से अंजाम नहीं दिया गया, ना ही आरोपी मृतकों को पहचानते थे। हत्या के पीछे की वजह थी हवस, सिर्फ और सिर्फ हवस। उस रात तमाम अपराधियों ने नशा कर रखा था। नशे में इंसान और जानवर के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता, और उसी नशे की हालत में कुछ भेड़ियों ने 2 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। गुमला से न्यूज़ 11 भारत के लिए रणधीर की रिपोर्ट। दोस्ती, प्यार, इश्क और शादी, ये ऐसे रिश्ते हैं जो किसी भी इंसान की जिंदगी को खुशियों से भर देते हैं, मगर जब इनमें भी कोई मतलब छुपा हो, फरेब छुपा हो, तो एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। ऐसी एक जिंदगी बर्बाद हुई जमशेदपुर की एक महिला की। क्या हुआ उसके साथ, देखिए इस रिपोर्ट में। अपने दोस्तों के साथ सुलाने के लिए बोलता था, अपना फोन अपने दोस्तों को दे देता था, जो सेक्सुअली गंदा गंदा मैसेज मेरे को करते थे सर। और हम बोलते थे तो उस पर कोई एक्शन नहीं, उल्टा मेरे को मारता था सर। वो मेरे को बोलता था अपनी बॉस के साथ सो जाओ, मेरा बोनस हो जाएगा, हम मेरे को इंक्रीमेंट मिलेगा, बोल बोल के सर ऐसे रखता था। दोस्तों के साथ संबंध बनाने को कहता था पति। प्रमोशन के लिए बॉस के पास जाने का बनाता था दबाव। मारपीट भी करता था सर। देखिए मेरा मेडिकल रिपोर्ट है सर। वो मेरे को इतना मारा था कि मेरी इतना तबीयत खराब हो गया था सर। वो मेरे को छोड़ के चला गया था। हम ये अकेले गए हैं सर, अकेले जाके डॉक्टर को दिखाया है। मेडिकल रिपोर्ट बयां कर रही है जुल्म की दास्तां। बात नहीं मानने पर होती थी पिटाई। अभी हम एसएसपी सर के पास आए और हमको न्याय चाहिए, हमको पनिशमेंट दिलाना है सर। मेरे को पैसा नहीं चाहिए सर, क्योंकि मेरा पूरा लाइफ बर्बाद हो गया। हम पैसा लेके क्या करेंगे? मेरा इज्जत तो नहीं आ सकता ना सर, कुछ भी नहीं आ सकता है मेरे पास। हम अपना भले आगे लाइफ अपने कमा लेंगे, लेकिन हमको ऐसे इंसान को पनिशमेंट दिलाना है ताकि मेरे जैसे हर एक गरीब लड़की के साथ ऐसा ना हो। इंसाफ की लगा रही है गुहार। नहीं चाहिए पैसे, मुझे इंसाफ चाहिए।
ये है जमशेदपुर की गोलमुरी की रहने वाली सुधा, जिसके आरोप गंभीर है, जिसकी आवाज में दर्द है, जिसके आंसुओं में सच्चाई नजर आती है, जिसे इंसाफ चाहिए। इसके साथ धोखा हुआ है, फरेब भी ऐसा कि कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। मगर इसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो है जिसने अग्नि को साक्षी मानकर इसका हाथ पकड़कर साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। इस मासूम को पता कहां था कि इसे जिंदगी का धोखा वही देगा जिसने इसका साथ निभाने का वादा किया था, जिसने इसकी मान सम्मान की कस्में खाई थी। इसके आंखों के आंसुओं का जिम्मेदार है जमशेदपुर के बारिडी का रहने वाला रितेश ओझा, जिसकी शादी 7 साल पहले संगीता नामक महिला से हो चुकी है, जो हैदराबाद में रहती है। रितेश ने अपनी पहली शादी की सच्चाई को छुपाकर सुधा से 29 जनवरी 2019 को शादी रचाई। रितेश से शादी के 18 महीने बाद सुधा को जब सच्चाई पता चली तो उसकी जीते जी मौत हो गई। वो एक जिंदा लाश की तरह हो गई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। जमशेदपुर से लेकर हैदराबाद तक अकेले दम पर सारी सच्चाई का पता लगाया। सर अभी मेरे को जुलाई में पता चला, जब हम उसकी पहली बीबी से बात किए तब मेरे को पता चला। रितेश ओझा शायद अपने एक कंपनी में उसका एड्रेस दिया था, उससे मेरे को मिला तो हम उसके फ्लैट पे गए थे। वहाँ पर ही रितेश ओझा भी था, लेकिन हम हैदराबाद में रितेश ओझा संगीता मुत्थु को एक फ्लैट दिया था, उसके एड्रेस पे हम गए, दोनों साथ थे, लेकिन हम रूम में नहीं गए सर, क्योंकि वो लोग दोनों मार देता, इसीलिए हम हैदराबाद से अकेले यहाँ पर ही आ गए। मेरे पास कुछ नहीं है सर। रितेश ओझा भी रिसेंटली 20 सितंबर को मेरा सामान गायब कर दिया, मेरा डॉक्यूमेंट गायब कर दिया, मेरा पूरा गहना हटा दिया है सर। कुछ नहीं है मेरे पास। हम एक कपड़ा में आए थे सर। मेरी मम्मी हार्ट की पेशेंट है, पापा भी प्राइवेट में काम करते। सारी सच्चाई से पर्दा हट जाने के बाद सुधा का एक ही मकसद है और उसे इंसाफ चाहिए। वो अपने गुनाहगार को सलाखों के पीछे देखना चाहती है। इसके लिए वो इंसाफ की उम्मीद लिए एसएसपी से भी मिली। में गोलमुरी में कांड दर्ज भी हुआ है और इसमें 2-3 बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। पहला बिंदु यही है कि ये पहले से शादीशुदा है कि नहीं है, और दूसरा बिंदु है कि यदि पहले से शादीशुदा है तो फिर उनका पत्नी जो है इनके सही में प्रताड़ना कर रही है, डरा रही है। इसी सुपरविजन रिपोर्ट हम 1-2 दिन में मिलने का संभावना है, तो फिर आईओ को हमने डायरेक्शन दिए हैं। यदि कांड सत्य है तो बहुत बड़ा मतलब धोखा दिया गया इनके साथ, तो हस्बैंड को निश्चित रूप से हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। बहरहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो सुधा के गुनाहगार को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो एक नजीर बने, जिससे कोई भी फरेबी किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचे। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। मुखबिर में जुर्म की दास्तां में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जल्द होगी मुलाकात जुर्म की और कहानियों के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और हाँ, अपना ख्याल जरूर रखें। जय हिंद।